प्यारे बच्चों, आपने उत्सर्जन तंत्र के मुख्य भाग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिए। अब यहाँ है कि जो नेफ्रॉन है, जो वृक्काणु है, जो गुर्दे में है, वो किस प्रकार से निस्यंदन करता है, छानता कैसे है मूत्र को। तो यहाँ आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो नेफ्रॉन है उसमें वृक्क की धमनी शाखा आ रही है। अब धमनी शाखा क्या करेगी? ऑक्सीजन भी लेके आती है धमनियां खून के साथ, और बहुत सारा वर्ज्य पदार्थ भी लेके आएगी। तो यहां से जो ये धमनी शाखा इंटर कर रही है, इस धमनी शाखा की बात करें तो यहाँ नेफ्रॉन के पहले हिस्से में जो इस प्रकार से कप आकृति का होता है, ऐसे ये जो कप आकृति का आपको दिख रहा है सामने जो मैंने बनाया, ये ऐसा होता है। इसको कहते हैं बोमन संपुट, यानी कि बोमन कैप्सूल। ये कप की तरह होता है चारों तरफ से। 3 डायमेंशन इसको देखेंगे तो एक कप की तरह होगा, और इस कप में जो धमनी है वो आकर के छोटी छोटी पतली पतली केशिकाओं में बदल जाती है, यानी कि बहुत ही पतली महीन केशिकाएं बन जाती हैं, और वो केशिकाएं वापस एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई और बाहर निकल जाती है इस तरीके से। यानी कि इस कप में आने के बाद जो इस प्रकार की एक संरचना थी, जो एक धमनी थी, वो बहुत पतली पतली केशिकाओं में बदल जाती है और केशिकाओं का एक गुच्छा बनाती है, जिसे हम कहते हैं केशिका गुच्छ, जो इस बोमन संपुट के अंदर होता है, जो यहां आपको दिख रहा है ये। यानी कि ये चारों तरफ पीले रंग में क्या है? बोमन संपुट है, और इसमें ऐसे धमनी आ रही है और वो छोटी छोटी केशिकाएं बना रही हैं, और वो जो केशिकाएं हैं वो गुच्छा बना रही है, जिसको कहते हैं केशिका गुच्छ। ये जो ग्लोमेरुलस है या केशिका गुच्छ है, ये केशिका गुच्छ क्या करता है? जैसे इसमें रक्त आता है तो केशिकाओं की जो एरिया है, यानी कि उनका जो क्षेत्र है, उनका जो एरिया है वो कम हो जाता है, यानी कि वो महीन नलिकाएं हैं, और उस वजह से महीन नलिकाएं होने की वजह से उनमें रक्त का दाब ज्यादा होता है, जिससे रक्त के अंदर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, और क्योंकि केशिकाएं जो हैं वो फुफ्फुस की तरह बहुत पतली भित्ति की बनी होती है, ये जो केशिकाएं हैं ये, तो इनके अंदर जो रक्त है वो इनसे छन करके बाहर निकलता है, और अपने साथ क्या क्या चीज लेके आता है? कोशिकाएं तो रक्त में ही रह जाती हैं, और प्लाज्मा के रूप में थोड़ा सा फिल्ट्रेट निकलता है, जिसमें प्रोटीन वगैरह नहीं होते, परंतु कुछ एसेंशियल चीजें, कुछ आवश्यक चीजें होती हैं, और साथ में नाइट्रोजन व्यर्थ पदार्थ होता है, और कुछ मात्रा में जल होता है। ये जब पदार्थ बाहर निकलते हैं तो किस में इकट्ठे हो जाते हैं? क्योंकि केशिकाओं के चारों तरफ, जैसे यहां से ये केशिका बनी, थोड़ा डायग्राम से आप बना लेते हैं, तो यहां से जो निकला जल, साथ में जिसमें क्या है? नाइट्रोजन व्यर्थ पदार्थ है, यानी कि मूत्र का इनिशिएशन स्टेज है, वो सारा का सारा यहां इकट्ठा हो जाएगा बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल में यहां जो कोशिकाएं हैं उनमें छेद होते हैं, और ये सारा का सारा जो छना हुआ मूत्र है ये बोमन कैप्सूल की इस नलिका में आ जाएगा। और इस नलिका में आने के बाद, यहां आने के बाद, तो ये जो संरचना है, यहां से जो मूत्र है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, चलता जाएगा। तो पहला हिस्सा जो बोमन संपुट है वो हो गया। थोड़ा और बड़ा करके आपको बताता हूं। तो पहला हिस्सा हुआ ये केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ से निकला जो द्रव है वो यहां इस पाइप में आ जाएगा। तो नेफ्रॉन का दूसरा हिस्सा ये पाइप है जो थोड़ी मुड़ी हुई है, जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा कहलाता है पीसीटी, नलिकाकार भाग है, और क्या कहलाता है? पीसीटी। अब इस पीसीटी में जो जो चीजें आई, कौन कौन सी चीजें आई? ग्लूकोज भी आया, जल भी आया, कुछ अमीनो अम्ल भी आए, कुछ दवाइयां भी आ जाती हैं इस फिल्ट्रेट में, जो छन करके आया है बोमन संपुट से, और आवश्यक चीजों के साथ साथ नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ
और बहुत सारे और विशेष लवण भी आ जाते हैं। तो जो पीसीटी है दूसरा हिस्सा, वो इन आवश्यक चीजों को वापस अवशोषित करता है, पुनः अवशोषित कर लेता है और पुनः अवशोषित करके ये जो चारों तरफ लाल रंग की पाइपें यानी कि जो धमनियां आप देख रहे हो, इनमें वापस डाल देता है। यानी कि नेफ्रॉन से जो आवश्यक चीजें भी छन गई हैं व्यर्थ पदार्थों के साथ, वो वर्ज्य पदार्थों के साथ जो आवश्यक चीजें छनी हैं उनको वापस धमनियों में डाल दिया जाएगा और उसके बाद जो मूत्र है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो आपको यहाँ एक यू आकार की संरचना पीले रंग में दिख रही है, ये वाली, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले यानी कि हेनले लूप। तो ये है हेनले लूप, हेनले लूप। हेनले लूप में जो नीचे आने वाली पाइप है यानी कि यहां से छन करके जब नी से अंद नीचे की तरफ आएगा इस पाइप में, तो इसमें से कुछ मात्रा में जो पानी है उसको पुनः अवशोषित कर लिया जाएगा। अब जो आवश्यक चीजें थी वो पीसीटी में ही अवशोषित हो गई, पुनः अवशोषित हो गई। जो पानी है वो यहां अवशोषित हो गया तो वर्ज्य पदार्थ बचा, और जब वापस ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे घूम करके ये, तो यहां कुछ मात्रा में लवणों को पुनः अवशोषित कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार कुछ लवण वापस आ गए हमारे खून में, एसेंशियल चीजें थी, आवश्यक चीजें थी, उनको पीसीटी में पुनः अवशोषित कर लिया। जो लास्ट वाला हिस्सा है डीसीटी, यहां पर भी पुनः अवशोषण होगा, कुछ चीजें पानी है वो वापस अवशोषित कर ली जाएगी और इस प्रकार ये कंसंट्रेटेड होता हुआ, यानी कि इसमें से पानी की मात्रा कम कर देंगे और जो वर्ज्य पदार्थ है उनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी और इस प्रकार ये कंसंट्रेटेड होता हुआ जो मूत्र है वो इस नलिका में, जिसे हम संग्राहक वाहिनी कहते हैं, यहाँ आ जाता है। और ये संग्राहक वाहिनियां, क्योंकि लाखों नेफ्रॉन होते हैं तो लाखों नेफ्रॉनों से जितनी भी संग्राहक वाहिनियां हैं ये सारी की सारी उस मूत्र को डाल देती है मूत्र वाहिनी में और मूत्र वाहिनी से मूत्र आ जाता है कहाँ, मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाकर उसे समझाइए, और दूसरा बनता है कि किस प्रकार मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र के निर्माण में आपने क्या लिखना है कि रुधिर केशिकाओं का गुच्छ होता है, यहां से लिखना है, और नलिका में कप के आकार के सिरे के अंदर होता है जिसे बोमन संपुट कहते हैं, और प्रत्येक वृक्क में ऐसे नी से अंदन एकक। आपसे पूछे कि वृक्क की इकाई क्या है, गुर्दे की इकाई क्या है, तो इकाई क्या है, वृक्काणु है, छोटी छोटी इकाइयां जो नी से अंदन करती हैं, या नेफ्रॉन। तो इनमें जो सबसे पहले यहां से सारी चीजें हम लिख देंगे कि ये प्रारंभिक निस्यंद में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण प्रचुर मात्रा में आ जाते हैं। जो नलिका में प्रवाहित होता है तो यहाँ से पुनः अवशोषण यानी कि पीसीटी में पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद जल की मात्रा को भी पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और उसके बाद लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में इस मूत्र को डाल दिया जाता है, जिससे ये मूत्राशय में पहुंचकर बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें एक हिस्सा और है, वो है कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क क्या है कि जब किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां, दोनों गुर्दे फेल हो जाएं, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि डोनेटेड किडनी यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा दान की गई किडनी लगा देना, और मानव में जो उत्सर्जन का कार्य है वो डोनेटेड किडनी कर सकती है। परंतु कई बार क्या होता है कि ये किडनी यानी कि गुर्दा जो है वो मिलता नहीं है किसी दानी से। तो उस समय अगर व्यक्ति को जीवित रखना है तो कुछ समय अंतराल पर, कुछ दिनों के बाद रक्त से इन विषैले पदार्थों को बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि ये विषैले पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास एक मशीन है जिन्हें डायलिसिस कहते हैं, यानी कि अपोहन बोलते हैं। तो ये डायलिसिस जो है, ये मशीन आपकी स्क्रीन पर यहां सामने दिखाई दे रही है। इसका सिद्धांत क्या है, अपोहन है क्या। प्यारे बच्चों, आप एक बात के बारे में सोचिए कि आपके पास एक बर्तन है जिसमें पानी भरा है और आप उसमें एक पोटली कपड़े की बना करके उसको ऊपर से बांध करके उस पोटली के अंदर आपने चीनी डाली हुई है और आप उस द्रव के अंदर इस पोटली को डुबो देते हैं।
तो आप देखेंगे कि क्या होता है, धीरे धीरे पोटली में जो चीनी है वो इस पानी में घुलती जाती है। इसी प्रकार हमारे रक्त के अंदर नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, जैसे इस पोटली के अंदर ग्लूकोज यानी कि चीनी ज्यादा थी, पानी में चीनी नहीं थी, तो चीनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ आ गई कपड़े के द्वारा। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी ऐसा होता है, डायलिसिस होता है। उसमें क्या है, यदि हम एक कोशिकीय भित्ति जितनी पतली एक पाइप की बात करें, उसके अंदर यदि रुधिर है और रुधिर के अंदर नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ हैं, अब रुधिर में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जो मैं यहाँ हरे रंग में बना रहा हूं, वो रुधिर में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और अगर हम इस पाइप को बाहर एक ऐसी पाइप के संपर्क में लेके आते हैं, ऐसे द्रव के संपर्क में लेके आते हैं जो मैंने हरे रंग में बनाया है, इस द्रव के संपर्क में लाते हैं, तो क्या होगा, हमारे खून से ये वर्ज्य पदार्थ निकल करके बाहर द्रव में आ जाएंगे। यहां से ये हरे पदार्थ निकल करके बाहर द्रव में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि खून में इनकी मात्रा ज्यादा है और द्रव में इनकी मात्रा नहीं थी। यानी कि अगर हमारे खून को किसी पतली झिल्ली के द्वारा गुजारा जाए और उस पतली झिल्ली को यदि हम एक द्रव में रख दें जिसका दाब, प्रासरण दाब तो रक्त के जैसा ही हो, परंतु उसमें नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ ना हो, तो वो नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ क्या होंगे, हमारे खून से निकलकर उस द्रव में आ जाएंगे। अब थोड़ा स्क्रीन को समझते हैं। यहां आप देख रहे हैं इस पूरे हिस्से को, इसमें एक यंत्र दिखाया हुआ है, आर्टिफिशियल किडनी, कृत्रिम वृक्क, जिसमें क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति से खून निकाला जा रहा है और ये जो खून है ये यहां से इस पाइप से चलता हुआ, ये प्रेशर बढ़ाने के लिए पाइप से चलता हुआ इस पाइप के जाल में आ रहा है। ये पाइपों का जाल है लाल रंग में ये, और ये पाइपें जो हैं, ये नलिकाएं जो हैं वो बहुत पतली हैं, यानी कि इनसे इनके अंदर जो नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ हैं वो विसरित होकर के बाहर आ सकता है। और इन पाइपों को ये पीले रंग में एक टंकी दिखाई हुई है जिसमें पीले रंग में एक द्रव भरा हुआ है, उस द्रव में डुबो रखी है। तो जैसे ही रक्त यहां से आया इन पाइपों में घूमेगा, तो ये क्योंकि पाइपें पतली हैं तो यहां से व्यर्थ पदार्थ निकल करके इस बाहर वाले द्रव में आ जाएगा, नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ, क्योंकि नाइट्रोजन से बने हुए व्यर्थ पदार्थ ज्यादा होते हैं, इसलिए नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ इस बाहर वाले द्रव में आ जाएगा, जिसे आप अपोहन द्रव कहते हैं। और ये द्रव में नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ निकलने के बाद जो वापिस यहां से इस जगह से जो ये खून आ रहा है, ये बिल्कुल नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों से रहित है, यानी कि इसमें से सारे नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ इस अपोहन द्रव में आ गए। और हम यहां से इस अपोहन द्रव को इकट्ठा भी कर सकते हैं। जो यूज्ड है वो यहां बोतल में इकट्ठा हो रहा है और नया अपोहन द्रव यहां बोतल से हम इसमें डाल रहे हैं। और इस प्रकार जो यूज कर लिया अपोहन द्रव, उसके अंदर नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ आ गए और खून से नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ निकल चुके हैं। और फिर ऐसे खून को जिसमें से निकल चुके हैं वापिस इस पाइप से रोगी के शरीर में डाल दिया जाता है। यानी कि यहाँ नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ जो मूत्र बनना था जिनसे, वो सारे के सारे इस अपोहन द्रव में आ चुके हैं और ये जो खून है ये नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों से रहित हो गया है। इस पूरी मशीन को हम कहते हैं कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी। हालांकि हमारा जो गुर्दा है, जो शरीर में जो मूत्र निर्माण होता है और इस मशीन में जो मूत्र बाहर निकलता है, उन दोनों में एक फर्क है, उस दोनों की प्रक्रिया में एक फर्क है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या फर्क है कि जो हमारे शरीर में जो मूत्र निर्माण होता है उसमें जितनी भी आवश्यक चीजें होती हैं वो पीसीटी में, वृक्क के द्वारा पीसीटी में क्या कर ली जाती हैं, पुनः अवशोषित, यानी कि ग्लूकोज पुनः अवशोषित हो जाएगी, दवाइयां पुनः अवशोषित हो जाएंगी। परंतु जो इस मशीन में डायलिसिस किया जाता है इसमें पुनः अवशोषण नहीं होता। ये दोनों में एक फर्क है जो यहाँ पर इसमें लिखा भी है कि यह वृक्क की तरह ही है परंतु इसमें पुनः अवशोषण नहीं होता, ये यहाँ फर्क है। अगर हम बात करें तो हमारे गुर्दे में जो ये नाइट्रोजन व्यर्थ पदार्थ जो शुरुआत में बनता है, बोमन संपुट से जो बनता है, वो 180 लीटर होता है।
परंतु पूरे दिन के दौरान हम 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन जो है वो पास आउट करते हैं। इसका मतलब इतना सारा जो निस्यंद बना, छन करके जो यूरिन बना, उसको वापस हमारे किडनी ने अवशोषित कर लिया, यानी कि यूरिन को नहीं, उसमें जो उपस्थित आवश्यक चीजें हैं जैसे पानी है, लवण है, उनको अवशोषित करके उसकी मात्रा को कम कर दिया। तो ये था मानव में उत्सर्जन का एक छोटा सा हिस्सा। इसके साथ साथ हम यहां पढ़ेंगे कि पादपों में फिर किस प्रकार से उत्सर्जन हो सकता है। अब पादप कैसे करते होंगे, ये क्वेश्चन पिछली बार भी बोर्ड में आया था। पादप में उत्सर्जन का एक तरीका है, यहां पर इनमें गुर्दे नहीं होते, यानी कि वृक्क नहीं होते। तो पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जब दिन के दौरान फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होती है, तो पौधे के पास ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो उसके लिए हानिकारक है, तो पौधा उसे रंध्र छिद्र से बाहर निकाल देता है। रात के दौरान जब श्वसन की मात्रा ज्यादा होती है प्रकाश संश्लेषण से, तो पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित पदार्थ है, तो वह उसे रंध्र छिद्रों से बाहर निकाल देता है। तो पहला उत्सर्जन हुआ कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रंध्र छिद्र से बाहर निकल जाएगी। दूसरा हुआ, अगर पादप में पानी की मात्रा ज्यादा है तो उसे रंध्र छिद्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन से बाहर निकाल देगा। अब क्योंकि पौधों की ज्यादातर कोशिकाएं मृत होती हैं तो उनमें अपशिष्ट पदार्थ बहुत कम बनते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ इनके अलावा है, यानी कि पानी ज्यादा तो वाष्पोत्सर्जन से बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो इन गैसों का आदान प्रदान रंध्र छिद्र से बाहर कर दिया। अब बचे कुछ अन्य पदार्थ जो इनमें अपशिष्ट बनते हैं, वो कहाँ जाएंगे, तो पादप की जो अपशिष्ट हैं ये कोशिका की रिक्तिकाओं में, वैक्यूल्स में इकट्ठे कर लिए जाते हैं। कोशिकाओं में एक बहुत बड़ी, आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था कि कोशिकाओं में ना, पादप की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका होती है, उस रिक्तिका में इकट्ठा कर लिया जाता है और वहां से, उस रिक्तिका से ये उत्पाद संचित होने के बाद, अब जैसे कोशिकाओं में इकट्ठे हो गए और वो पत्तों में इकट्ठे पड़े हैं, वो कोशिकाएं पत्तियों में हैं, तो पौधा क्या करेगा, इसका मतलब हुआ कि पौधे ने वो अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों में संचित कर रखे हैं और उन पत्तियों को जब पौधा गिरा देगा तो वो अपशिष्ट पदार्थ भी पौधे से दूर चले जाएंगे। यानी कि पत्तियों में अपशिष्ट पदार्थ संचित करके पत्तियों को पतझड़ के दौरान गिरा देना, ये उत्सर्जन से छुटकारा पाना है। कुछ और बच गए जो, वो रेजिन यानी कि गोंद के रूप में, आपने देखा होगा कुछ पौधों पर गोंद लगता है, तो वो गोंद पौधे का अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो पुराने जाइलम में कुछ दिन इकट्ठा होता है और फिर उससे बाहर निकाल दिया जाता है। और तीसरा, जो बचे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको मिट्टी में भी जड़ों के द्वारा पौधा क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। तो ये 4-5 तरीकों से पौधा अपने शरीर से उत्सर्जन करता है। पहला, गैसों का आदान प्रदान रंध्र छिद्र से, दूसरा अतिरिक्त जो पानी है उसको भी रंध्र छिद्र से वाष्पोत्सर्जन करके, तीसरा अपशिष्ट पदार्थों को पत्तियों में संचित करता है और पत्तियों को गिरा देता है, चौथा जो रेजिन और गोंद के रूप में भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है अपने शरीर से, और पांचवा कुछ उत्सर्जित पदार्थ मिट्टी में छोड़ देता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का, उसके बाद करेंगे कल। धन्यवाद।